Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. बिल्कुल। हम एनसीईआरटी की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के 6ठे अध्याय पर गहराई से बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक चैप्टर का सारांश नहीं होगा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस रस्सा कशी की कहानी है जो हमारे लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच हमेशा चलती रहती है। हमारा मिशन है इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्सों को समझना और देखना कि यूपीएससी इन आइडियाज को अपने सवालों में कैसे परखता है। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है जिसकी हमारे देश में अक्सर चर्चा होती है। हमें ऐसे जजों की जरूरत ही क्यों है जिन्हें हमने चुना नहीं है? एक लोकतंत्र में एक आजाद न्यायपालिका का असल काम क्या है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। देखिए, किसी भी समाज में जहां लोग साथ रहते हैं वहां विवाद तो होंगे ही। हाँ, ये तो है। व्यक्तियों के बीच या एक आम नागरिक और सरकार के बीच। तो न्यायपालिका का सबसे बुनियादी काम है इन विवादों को कानून के दायरे में बिना किसी डर या पक्षपात के सुलझाना। अच्छा। यही कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ है। इसका मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम इंसान हो या सरकार खुद। न्यायपालिका इसी सिद्धांत की रक्षक है। अच्छा, और किताब में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये एक ही परिवार है जिसका मुखिया सुप्रीम कोर्ट है? मतलब जिला अदालत में कोई केस हो या हाई कोर्ट में, नियम कानून का ग्रंथ एक ही रहेगा और सुप्रीम कोर्ट की बात आखिरी होगी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। पिरामिड? हाँ, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों के हाई कोर्ट्स और सबसे नीचे जिला अदालतें। एकीकृत या इंटीग्रेटेड का मतलब यही है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सभी अदालतों को मानना ही होगा। हाई कोर्ट का फैसला उस राज्य की सभी निचली अदालतों को। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायिक व्यवस्था नहीं है। ओह, तो वहाँ अलग अलग हैं। जी, हमारे यहाँ कानून का एक ही सेट पूरे देश पर लागू होता है और इसी हायरार्की के जरिए लागू करवाया जाता है। इससे पूरे देश में कानून की व्याख्या में एक रूपता बनी रहती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पिरामिड का बॉस है, तो इसकी खास शक्तियां यानी जुरिस्डिक्शन क्या-क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए कई तरह के क्षेत्राधिकार हैं। पहला है मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि कुछ वीआईपी मामले हैं जिनके लिए आपको नीचे की अदालतों में लाइन में लगने की जरूरत नहीं। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। जैसे अगर दो राज्यों के बीच पानी को लेकर झगड़ा हो जाए तो वो मामला सीधे दिल्ली जाएगा, लखनऊ या पटना नहीं। बिल्कुल। केंद्र और राज्य के बीच का विवाद या दो से ज्यादा राज्यों के बीच का विवाद, ऐसे मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। फिर आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलियल जुरिस्डिक्शन। ये शायद सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला काम है। ये देश की सबसे बड़ी अपील की अदालत है। यानी वो फाइनल अपील जो हम फिल्मों में सुनते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। वही दीवानी, फौजदारी या संवैधानिक मामलों में अगर कोई हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अच्छा। लेकिन सबसे दिलचस्प शक्ति है रिट क्षेत्राधिकार, रिट जुरिस्डिक्शन। ये आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी ताकत है। कैसे? अगर सरकार आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अदालत आपके अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करेगी। ये न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का असली संरक्षक बनाती है। यहाँ से बात और भी गहरी होती है। किताब में दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र का चेहरा ही बदल दिया, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। हाँ, यहीं पर न्यायपालिका एक रेफरी की भूमिका से आगे बढ़ती है। पहले न्यायिक समीक्षा को समझते हैं। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका का वो ब्रह्मास्त्र है जिससे वो संविधान की रक्षा करती है। ब्रह्मास्त्र? हाँ,
इसका सीधा सा मतलब है न्यायपालिका के पास ये जांचने की शक्ति है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून या सरकार का कोई काम संविधान के मुताबिक है या नहीं। अच्छा। अगर वो कानून या काम संविधान की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो अदालत उसे अवैध या शून्य घोषित कर सकती है। एक मिनट, तो क्या यही वो शक्ति है जो यूपीएससी ने 2013 के अपने एक सवाल के जरिए परखी थी? वो सवाल संविधान संशोधन के बारे में था, लेकिन उसका असली मतलब यही था कि संसद की शक्ति आखिर कहाँ खत्म होती है। आपने नस पकड़ लिए, बिल्कुल यही है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे माने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये तो बहुत सुना है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा, संसद, आप संविधान के मालिक नहीं, सिर्फ केयरटेकर हैं। आप घर में रंग रोगन कर सकते हैं, लेकिन उसकी नींव नहीं हिला सकते। वाह। यही मूल ढांचे का सिद्धांत था। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि न्यायपालिका का एक ऐलान था कि संविधान सर्वोच्च है। वाह, मालिक नहीं, केयरटेकर, ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से समझाता है। तो ये तो ही न्यायपालिका की संविधान की गेटकीपर वाली भूमिका। लेकिन जब वो खुद आगे बढ़कर समाज की समस्याओं को सुलझाने लगे, यहीं से न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म की कहानी शुरू होती है, जैसे किताब एक क्रांति कहती है। सही कहा। 1970s के दशक के अंत और 80s की शुरुआत में न्यायपालिका को लगा कि कार्यपालिका और विधायिका कई बार गरीबों, वंचितों और कैदियों के मानवाधिकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। तब न्यायपालिका अपनी पारंपरिक भूमिका से बाहर निकली और इसका सबसे बड़ा हथियार बना जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। किताब में इसके कुछ हैरान करने वाले उदाहरण हैं, जैसे हुसैनारा खातून का केस। हाँ, वो एक लैंडमार्क केस था। एक वकील ने अखबार में विचाराधीन कैदियों पर एक रिपोर्ट पढ़ी, मतलब अंडर ट्रायल्स पर। अच्छा। जो अपनी संभावित सजा से भी ज्यादा समय से जेल में बंद थे, और उसी रिपोर्ट के आधार पर एक याचिका दायर कर दी। नतीजा, उस एक PIL की वजह से करीब 40,000 कैदियों को रिहा किया गया। 40,000? अविश्वसनीय। और वो तिहाड़ जेल वाला मामला भी, जहां एक कैदी की चिट्ठी को ही याचिका मान लिया गया था। ये तो न्याय को आम आदमी की चौखट तक ले जाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। जस्टिस कृष्णा अय्यर को लिखी उस चिट्ठी ने लोकस स्टैंडी के पुराने नियम को तोड़ दिया। लोकस स्टैंडी? हाँ, पहले नियम था कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जा सकता है, लेकिन PIL ने कहा कि अगर मामला जनहित का है तो कोई भी नागरिक या संस्था अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। इसने न्याय को सचमुच लोकतांत्रिक बना दिया। पर एक सवाल उठता है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 40,000 कैदी रिहा हो गए, लेकिन क्या ये न्यायपालिका का काम है कि वो अखबार की खबर पर एक्शन ले या दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए CNG बसें चलवाएं? बहुत जरूरी सवाल है। क्या वो कार्यपालिका के काम में दखल नहीं दे रही? यहीं से जुडिशियल ओवररीच की बहस शुरू होती होगी। ये इसकी आलोचना का सबसे बड़ा आधार है। जब न्यायपालिका ऐसे काम करने लगती है जो असल में कार्यपालिका या विधायिका के हैं, तो शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स की वो लक्ष्मण रेखा धुंधली होने लगती है। अच्छा। आलोचक कहते हैं कि इससे न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच होता है। दूसरा, PIL की वजह से अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे जरूरी मामलों में भी देरी होती है। ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल होगा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल दिमाग में आ रहा है, जो 2013 के पेपर में भी था, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में। हाँ, वहां न्यायपालिका की क्या भूमिका है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, भले ही वो विषय राज्य सूची का हो। लेकिन यहाँ न्यायपालिका एक फेडरल एम्पायर की भूमिका निभाती है। वो ये देखती है कि इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए केंद्र राज्यों के अधिकारों को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर रहा। वो संघवाद, फेडरलिज्म के संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। और उसी पेपर का एक और सवाल था मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व पर। ये तो पूरी तरह से कार्यपालिका और विधायिका के बीच का मामला लगता है। इसमें न्यायपालिका कहाँ आती है? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आती है। सामूहिक उत्तरदायित्व एक संवैधानिक सिद्धांत है। अगर कभी कोई ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा हो जाए जहां इस सिद्धांत की व्याख्या की जरूरत पड़े, जैसे किसी मंत्री के निजी बयान के लिए क्या पूरी सरकार जिम्मेदार है, या सरकार के अल्पमत में आने पर इसका क्या मतलब है,
तो ऐसी असाधारण परिस्थितियों में इस संवैधानिक सिद्धांत की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास ही है। अच्छा, इससे पता चलता है कि यूपीएससी सीधे सीधे न्यायपालिका क्या है नहीं पूछता, बल्कि न्यायपालिका क्या करती है और उसके सिद्धांतों का असर कहाँ-कहाँ पड़ता है ये पूछता है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि भारतीय न्यायपालिका सिर्फ एक विवाद सुलझाने वाली संस्था नहीं है। वो संविधान के रक्षक है, नागरिकों के अधिकारों की ढाल है और कभी-कभी सामाजिक बदलाव की एक सक्रिय एजेंट भी है, भले ही उसकी ये भूमिका विवादों से घिरी हो। बिल्कुल। और अंत में एक विचार, इन सभी स्रोतों और चर्चा में हमने न्यायपालिका की शक्तियों और उसकी स्वतंत्रता पर तो बहुत बात की। हाँ, की है। लेकिन 21वीं सदी का सबसे बड़ा सवाल उसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का है। स्वतंत्रता तो जरूरी है, पर यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि न्यायपालिका खुद भी जवाबदेह बनी रहे बिना उसकी स्वतंत्रता से समझौता किए। ये तो बहुत नाजुक संतुलन है। जजों की नियुक्ति कैसे हो, उनके खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई कैसे हो, ये वो मुद्दे हैं जो इस नाजुक संतुलन का हिस्सा हैं। ये वो टाइट रोप वॉक है जिस पर आज दुनिया के सभी लोकतंत्र चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस गहरी चर्चा को जारी रखने के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे काम को समर्थन देने के लिए हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़ने पर जरूर विचार करें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.